दोस्तों नमस्कार। हमारे पास आज बड़ी मुश्किल बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से मैंने संपर्क साधा है कि आपके लिए वो 10-15 मिनट निकाल लें। वैसे काफी बिजी शेड्यूल रहता है उनका। इनकी पीएचडी है डायबिटिक्स में और इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के ये सदस्य भी हैं और काफी किताबें इन्होंने लिखी, काफी कुछ लिखा है। और इनकी एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो रिजीम मान सकते हैं, ये ट्रीटमेंट मॉडलिटीज मान सकते हैं, जिसपे इन्होंने डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन के बारे में एक अल्टरनेटिव टेक्निक बताई है, जिससे काफी लोगों का फायदा हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई 10-15 मिनट हमारे लिए भी निकालें, हमारे दर्शकों के लिए भी निकालें, और उन्होंने सहमत हुए हैं हमें 10 मिनट अपने देने के लिए। मैं उनसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न करना चाहूंगा, जिसके बारे में मुझे लगता है आप सबको सुनकर अच्छा लगेगा और लाभ उठा सकेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि क्या कारण है कि हमारे देश में बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, इंदौर, थाने इत्यादि में नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि वहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन नंबर कम दिखाने के लिए वो लोग टेस्ट ही कम कर रहे हैं। आपका इस पे से क्या है सर? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। भारत में जो नंबर ऑफ केसेस इस वक्त है, आज हर दिन बदलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अभी हमारे 140 करोड़ जनसंख्या में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे, मुझे लगता है 25 करोड़ होंगे, 25 करोड़, यानी कि 20%। भारत की 20% आबादी अभी कोरोना वायरस या तो आ चुका है या आके जा चुका है इसमें, राइट? दैट इज द टोटल। तो जितने ज्यादा केसेस चाहिए उतने सारे टेस्टिंग कर लो। मान लो आपको एक दिन में अगर 10,000 केसेस चाहिए तो आप 2 लाख टेस्टिंग कर लो, राइट? क्योंकि पर लाख 5% आपको टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। ये भारत का एवरेज है। तो मान लो आपको ये दिखाना है जनता को कि हमारे यहाँ तो 50,000 केसेस हैं, हाँ, तो 10 लाख टेस्ट कर लो। हाँ, तो 10 लाख टेस्ट कर लेंगे तो 50,000 केस दिखेंगे। अच्छा, हमें ये दिखाना है कि हमारे भारत में एक भी केस नहीं है, तो एक भी टेस्ट मत करो, ठीक है ना? तो केसेस का मतलब उतने बीमार लोग नहीं है। केसेस इज नॉट इक्वल टू हाउ मेनी पीपल आर सिक। केसेस का सिर्फ इतना मतलब होता है कि वो वायरस बॉडी में आया और कुछ लोगों में बॉडी में आके चला गया। जब वायरस आके चला जाता है ना, तो वायरस के अंश रह जाते हैं। वो अंश ना तो आपको बीमार कर सकते हैं, ना ही वो अंश किसी और में फैल सकते हैं, लेकिन वो अंश की वजह से भी टेस्टेड पॉजिटिव आता है। दैट इज कॉल्ड आरएनए फ्रेगमेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक भेड़िया से आप लड़ाई कर रहे हैं और भेड़िया को उसको चाकू से और उसको तलवार से चकनाचूर कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो वो भेड़िया मर गया, लेकिन उसके जो हाथ पैर तोड़ ताड़ के आपने बिखेर दिए वो अभी पड़ा है। तो वो जो पड़ा हुआ उसके बॉडी के पार्ट्स, उस बॉडी के पार्ट्स किसी को हमला नहीं कर सकते, लेकिन बॉडी के पार्ट दिखाई दे सकते हैं। सिमिलरली ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट ये डिटेक्ट नहीं करता कि आपके बॉडी में कोरोना वायरस है। ये टेस्ट ये डिटेक्ट करता है कि कोरोना वायरस का कोई पुर्जा है, पुर्जा उसके हाथ या उसके पैर या उसका नाक। अब पुर्जे किसी की ना तो फैल सकते हैं, ना किसी को बीमार कर सकते हैं। तो केसेस का मतलब कि इतने लोग ऐसे हैं भारत में जिनके बॉडी में कोरोना वायरस के पुर्जे पाए गए हैं, वो बीमार नहीं है, राइट जी। और बॉडी में तो करीब 15 लाख 20 मिलियन वायरस हैं। उनमें से एक वायरस का पुर्जा कोरोना वायरस भी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हम वायरस के बने हैं और हम वायरस से घिरे हैं। अभी आप डेंगू का टेस्ट कीजिए इतने सारे, तो डेंगू के केस निकलने लगेंगे, लेकिन आप केसेस इज नॉट इक्वल टू इलनेस। ये समझाइए लोगों को, केसेस का मतलब बीमारी नहीं होती है। अगर हम पूछें भारत सरकार से कितने लोग बीमार हैं हर दिन, तो बीमारी कितने लोग कोरोना वायरस से बीमार हैं, ऐसे अगर आंकड़े निकालेंगे तो वो निकलेंगे 50, 60, 100, 210, दैट्स ऑल। कितने लोग बीमार हैं, दैट शुड बी द राइट क्वेश्चन, नॉट वो कितने लोगों का केसेस है। यस हाँ, क्योंकि सरकार का कहना है कि 3.5 लाख के आसपास केसेस जो सरकार अपना डेटा दे रही है, वो तो खैर अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा है उसके अंदर। और इवन जो आईसीएमआर, पीएचएफआई भी कह रहे हैं कि 40% लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनको इन्फेक्शन हुआ था पहले। अभी ये एक सर और थ्योरी आ रही है कि मजदूरों की वजह से, जो प्रवासी मजदूर थे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते थे, बॉम्बे, दिल्ली, पुणे और थाने में, इसकी वजह से केसेस बहुत बढ़े। तो मेरा तो ये मानना, मेरा जो यहाँ तक समझ में आ रही है, 25-30 दिन से हो गया, मजदूर लोग तो वापस जा चुके, फिर ये केस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो व्हाई टू ब्लेम मजदूर? नहीं, मजदूर कोई कनेक्शन के बारे में सर आप क्या? देखिए, इसमें मैं छोटा सा नहीं है, लेकिन मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको समझाने के लिए सभी को।
अभी आप सबको पता है कि WHO ने अभी अनाउंस किया है अभी पिछले हफ्ते कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, एसिम्प्टोमेटिक मतलब जिसके अंदर वायरस तो है लेकिन वो सिम्टम नहीं है, ऐसे लोग वायरस को फैला नहीं सकते हैं, ठीक है ना। एसिम्प्टोमेटिक लोगों से वायरस फैल नहीं सकता है, ऐसा WHO ने क्लियर कर दिया, ऐसा देखा गया है। तो जब मजदूर की बात आती है, वो बीमार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, मजदूर मतलब वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं, तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर फैलाती नहीं है, ये तो सिद्ध हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमें पता है अप्रैल महीने से कि बल्कि जनवरी महीने से कि वायरस जो है वो जानवरों में से भी ट्रांसमिट होती है, आफ्टर ऑल जानवर से ही हमें आया है। तो जो क्वारंटाइन की बात करते हैं, मास्क की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, वो इंसानों की हुई है, जानवरों की नहीं हुई है। क्या जानवर ज्यादा मर रहे हैं? नहीं मर रहे हैं। तो जानवर आपस में फैला रहे होंगे, लेकिन मर तो नहीं रहे ना, लेकिन फैला भी नहीं सकते क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है सारे के सारे जानवर, तो कोई बीमार भी नहीं पड़ रहे ना मर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मजदूर और इंक्लूडिंग अस, हम लोग एसिम्प्टोमेटिक है, वायरस है कि नहीं हमें पता ही नहीं है। अगर हमें नहीं पता तो वायरस के होने से भी वो फैल नहीं सकता, तो वायरस के होने से फैल नहीं सकता। अगर आप बीमार हैं वायरस से तब आप फैला सकते हैं, वो भी एक इंसान 2 तक फैला सकता है अगर बीमार हैं तो मजदूर तो बीमार नहीं थे ना, जो बीमार होगा वो क्यों रास्ते में आएगा, वो तो घर पे रहेगा या कहीं चुपचाप लेटा रहेगा। तो ये झूठ बोला जा रहा है, कोई भी चीज बोली जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए बोला जा रहा है। किसी पे भी इल्जाम लगा दो, ऐसे लोगों पे इल्जाम लगा दो जो मुड़ के आपसे सवाल ना पूछ सके, इसीलिए बोला जा रहा है। जी सर, एक चीज और है, जिसे लॉकडाउन के समय माना गया था, जो लॉकडाउन लगाने की बात हुई थी, इन द मीन टाइम जो हमें एक बहुत जो टाइम मिल जाएगा जिसमें हम हेल्थ सर्विसेज को कंट्री के अंदर डेवलप कर लेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा लॉकडाउन के वक्त में क्या और बीमारियां कम हो गई? ऐसा कोई एविडेंस नहीं, ना कोई स्टडी है ऐसा। आपने ओपीडीज बंद कर दी और काफी हॉस्पिटल्स को कोविड में कन्वर्ट कर दिया, जो फैसिलिटीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी वो भी आपने कम कर दी। तो उसका असर तो अभी कुछ वहां पर डेटा भी नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है क्या ये करना उचित था सर? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी भी जो कोविड में कन्वर्ट करके एक बिस्तर बना दिया। बिस्तर किस लिए बनाया है? हर क्या किसी के घर में बिस्तर नहीं है, बेड नहीं है? हर एक के घर में बेड है। तो हॉस्पिटल में अगर कोविड हॉस्पिटल बना भी दिए, वहां जाके लेट के करेगा क्या? कौन सी ऐसी दवा देने वाली है हॉस्पिटल? कौन सी ऐसी दवा देगी ये तो बताओ? ऐसी कोई दवा है ही नहीं। तो वो बेड पे लिटाना ही है तो वो अपने घर पे लेटेगा ना। घर से वहां लेटने से ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसा तो कोई एविडेंस है नहीं। ऐसी कौन सी दवाई वो खिला देंगे, ऐसी कौन सी घुट्टी दे देंगे जिससे उसके ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी? और अगर ऐसी कोई दवाई नहीं है तो इन अनाउंसमेंट ये होना चाहिए कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो कृपया करके घर में बैठे और हॉस्पिटल ना आए। हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं है। हाँ, इलाज तो नहीं है, कोई बिजनेस जरूर है, बिजनेस के बहाने वो इलाज के बहाने बिजनेस करेंगे। तो एक तरफ तो हॉस्पिटल सारे बंद कर दिए, और लेकिन आप देखिएगा पिछले दिनों में जब तक तो ये लॉकडाउन था तब तक जो डेथ बाकी बीमारियों से वो भी कम हो गए। कि हॉस्पिटल में जो इंटरवेंशन होते हैं ज्यादातर इंटरवेंशन कोरोना की तरह ही है कि इंटरवेंशन के नाम पे व्यापार होता है। अभी तो खुल के सामने आ रहा है, कोरोना के नाम पे 3 लाख 4 लाख 5 लाख 15 लाख 16 लाख रुपए ले रहे हैं, जबकि आप पूछो ऐसी कौन सी दवाई ले रहे हैं, कोई दवा है नहीं, तो 15 लाख किस चीज की ले रहे हैं, कुछ पता नहीं। तो ये तो पूरा ही घोटाला है। ये दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही पूरी काली है, इसमें क्या बताएं और क्या ना। अच्छा सर, अभी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल अटलांटा वाला है, और एफडीए है यूएस का, अपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो डेक्सामेथासोन के बारे में बात हो रही है, रेमडेसिविर के बारे में हो रही है, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में बात हो रही है। लेकिन बार बार बात करते हैं, कुछ ये बोलते हैं, इनके स्टेटमेंट बार बार यू टर्न लेते हैं। इसके बारे में कुछ बोलिए सर। देखिए, ये जो अभी हो रहा है ना, जो स्टेटमेंट हो रहे हैं, आज से 5 महीने पहले तक ये दवाइयों की बात तब भी चलती थी, लेकिन वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की जगह एनिमल एक्सपेरिमेंट होता है, जिसे बोलते हैं गिनी पिग पे होता था। और गिनी पिग पे जैसे रेमडेसिविर आया तो चलो भाई गिनी पिग पे अलग अलग देशों में नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और उसके नतीजों पे यू टर्न दिया जा रहा है और सब चीज किया जा रहा है। लेकिन वो जो यू टर्न होता था वो बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज करते थे, तब वो एनिमल्स इन्वॉल्व होते थे, इसीलिए हमें नहीं पता चलता था। अब वो एनिमल वाली जगह जो है वो इंसान ने ले लिया है, खासतौर पे भारतीयों ने ले लिया है, तो इसीलिए हमें पता चल रहा है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल हमारे ऊपर ही कर रहे हैं। अभी जानवरों पे नहीं करके देख रहे, सोचा इंसान पे कर देते हैं। इंसान भी एक ह्यूमन गिनी पिग है, इंसान भी एक तरह का बंधुआ मजदूर है, खासतौर से भारत का। तो इसीलिए ये सारी चीजें पता चल रही हैं। और ये सारे जो दवाइयां हैं, ये सारी दवाइयां ऑलरेडी मार्केट में या दुनिया में तो पहले से आई हुई है। मलेरिया कोई नई दवा तो है नहीं,
आज से 70 साल जी पहले आई है, और पिछले 40 साल से इसके एविडेंसेस हैं कि जब भी कभी टेम्परेचर किसी का बढ़ जाएगा, उस दौरान अगर मलेरिया की दवा लेंगे तो दैट विल लीड टू एबनॉर्मल बीटिंग ऑफ हार्ट लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट। ये तो ऑलरेडी लिटरेचर में है, तो इसमें कोई नया चीज नहीं डिस्कवर कर लिया। हाँ, ये कर लिया कि जो पुरानी चीज ऑलरेडी अवेलेबल थी आंखें बंद करके हाइड कर दिया और बोला चलो एक्सपेरिमेंट करो, हालांकि पता है रिजल्ट यही होने वाला है कि इंसान का हार्ट अटैक से मर जाएगा, लेकिन तब भी उसको, तो ये तो बिजनेस चल रहा है। मैं वही बता रहा हूँ कि पूरी की पूरी दाल काली है, और इसमें साइंस के नाम पे कुछ भी नहीं है। साइंस के नाम, जैसे रेमडेसिविर की आपने बात की, रेमडेसिविर का रिजल्ट क्या होगा वो ऑलरेडी पता है, क्योंकि कोई नई दवा नहीं है, कई बार एक्सपेरिमेंट हो चुका है। पहले इबोला के नाम पे एक्सपेरिमेंट हुआ, वो पूरी तरह फेल हुआ। इबोला से जितने लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग रेमडेसिविर के असर से मरे। तो अब वो मेडिसिन शेल्फ में है, इंतजार में है कि कौन सी बीमारी से उसको टिका दें, उसके साथ जोड़ लें हम, राइट। वो दवाई है, वेटिंग फॉर सम डिजीज टू कनेक्ट। तो किसी भी तरह से हम इस, अगर कोरोना से जुड़ जाए तो दोबारा उनके भाग्य खुल जाए, उस दवा की कंपनी की, उस दवा की फार्मा कंपनी की। तो ये सोच रहे हैं कोई ना कोई चमत्कार हो जाए और दवा किसी तरह जुड़ जाए। तो ये खेल चल रहा है, इंसान को इंसान ना समझ के नीचे समझा जा रहा है, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है, और इसका तो यही इसका मतलब है। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है सर, ये WHO ने उनका अपना पब्लिकेशन है जो 10th इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज को बोलते हैं, मलेरिया को एज ए पैरासाइट डिजीज इन्होंने वहाँ मेंशन किया है, सॉरी एज ए वायरल डिजीज मेंशन किया है। 10th क्लासिफिकेशन WHO का अपना है। हाँ, वहाँ पर इतना मेजर मिस्टेक की जो क्लासिफिकेशन है मिस्टेक है पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका एज ए पैरासिटिक डिजीज होना चाहिए सर, उसको उन्होंने एज ए वायरल डिजीज वहाँ पर डिक्लेयर किया। WHO की बता रहा हूँ मैं। WHO के जैसे बेसिक चीज जो हमें क्लास 8 में पढ़ाया जाता है कि मलेरिया वायरस नहीं है, राइट, वो पैरासाइट है, इट इज नॉट ए वायरस, इट इज नॉट ए बैक्टीरिया। बट WHO का ये फंडामेंटली उसको वायरस मान के फिर उसकी दवाई को किसी और वायरल डिजीज में ट्राई कर रहे हैं। तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब फंडामेंटली इतना बड़ा वो घोटाला कर सकते हैं, क्योंकि ये मिस्टेक तो माने ना, मिस्टेक तो वो होता है कि भाई इतने लोग हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इनफैक्ट हर देश से जाता है इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये तो छल कपट है, ना कि कोई मिस्टेक है। जी जी, अच्छा जो सर, ये भी आजकल वैक्सीनेशन के बारे में बड़ा चल रहा है, वैक्सीन ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, थर्ड फेज में कोई कह रहा है, सेकंड फेज में मारामारी चल रही हर कंट्री के अंदर। इटली अपना बनाने में लगा हुआ है, इंडिया में कई लैब्स बना रही हैं। तो मुझे तो लग रहा है स्ट्रेन शायद चेंज होगा तो ये क्या इतना इफेक्टिव होगा, और कंट्री लाइक अवर्स इसके अंदर है फिजिबल, ये 140 करोड़ लोगों को हम दे पाएंगे वैक्सीन? देखिए, वैक्सीन 140 करोड़ को देने की जरूरत नहीं है, वो तो व्यापार, अगर उसके 1% 1 करोड़ लोगों को दिया तब भी अच्छा खासा व्यापार बन जाएगा ये। और जहाँ तक रहा सवाल कि वैक्सीन इफेक्टिव होगा कि नहीं, वो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि कोरोना इज ए RNA रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस, जो वायरस, तो जब जिसमें भी ये चारों कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसका वैक्सीन नहीं बन सकता। वो कारण ये कि वो म्यूटेट बहुत जल्दी होती है। पिछले महीने तक 14 बार म्यूटेट हो चुकी है, कम से कम 14 बार, राइट, वो भी वुहान से यहाँ तक आने में। और अभी तक 14 को और मल्टीप्लाई कर लो, 50 बार, 60 बार, 100 बार म्यूटेट हो चुकी होगी, राइट। तो इसके आंकड़े कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता है। जब तक वैक्सीन बन के आएगा तब तक हजारों बार म्यूटेट हो चुकी होगी। तो म्यूटेट का मतलब है कि उसका पूरा रंग ढंग ही बदल गया। तो ऐसे में वो इफेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। बट वायरस इंड्यूस्ड कोविड जरूर इंसान में हो सकता है। वायरस इंड्यूस्ड, जिस तरह से वायरस इंड्यूस्ड वैक्सीन इंड्यूस्ड कोविड, जिस तरह से वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो हर साल भारत में होता है। पोलियो वैक्सीन, जो पल्स पोलियो वैक्सीन है, उसकी वजह से हर साल 50,000 नए बच्चे पोलियोग्रस्त होते हैं। पोलियोग्रस्त बचपन से नहीं, किसी पोलियो के वायरस से नहीं, वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो, क्योंकि उसने वैक्सीन लगाया इसीलिए उसको पोलियो हो गया। कितने? हर साल 50,000 नए बच्चे, हर साल 50,000 नए बच्चे। तो ठीक उसी तरह से अगर वैक्सीन आएगा तो वैक्सीन इंड्यूस्ड कोविड-19 हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन भी तो अल्टीमेटली कोरोना वायरस का एक पार्ट बॉडी में डालेंगे, राइट। तो और वो बहुत ही एक मास स्केल में डालेंगे, जस्ट लाइक पल्स पोलियो, ठीक है ना। चाहे वो गवर्नमेंट वो खरीद लेगी देश को बेच के और फिर फोकट में बांटेगी, देखो हम फ्री में बांट रहे हैं, जबकि वो तो हमारे ही पैसे से खरीदा हुआ है, हमारे ही ऊपर उसको यूज किया जा रहा है।
तो इस तरह से होने वाला है। और अगर होगा तो कोई इसमें काजू की बात नहीं, पल्स पोलियो का तो हो ही रहा है। हर साल 50,000 नए बच्चे पैरालाइज हो रहे हैं, उसके बाद भी पल्स पोलियो चल रहा है। इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं भारत में, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, किसी ने चू तक नहीं बोला है। और तो फिर ये भी चल जाएगा। अच्छा, वैक्सीन के बारे में। अच्छा जी, आपका ये जो अभी कल का ही आपका वीडियो था, मुझे मिला बहुत बड़ा सक्सेस, शायद कोविड से रिलेटेड ही आपकी मैंने वीडियो देखी थी। इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, थोड़ा सा संक्षेप में ही चाहे। या देखिए, जनवरी 31 को मैंने द स्टेट्समैन, एक अखबार है, भारत का सबसे पुराना अखबार, अभी भी चलता है, नेशनल अखबार, उसमें बताया था कि 3 दिन में कोरोना ठीक हो सकता है, कोविड-19, वो भी तब जब सीवियर पेशेंट हो, एआरडीएस हो, कार्डियक इंजरी हो, निमोनिया हो, हाई फीवर हो, सारे सिम्टम अगर हो, सीनियर सिटीजन हो, कोमॉर्बिडिटी हो, सारी चीजें अगर हो, तब भी 3 स्टेप डाइट जो है हमारा, आप मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल में या फिर नए यूट्यूब चैनल में या फिर मेरे वेबसाइट में जाके या गूगल कर लेंगे तो मिल जाएगा 3 स्टेप डाइट, तो ठीक हो सकता है। तब से हमने बहुत सारे पेशेंट को ठीक किए अब तक। लेकिन अब गवर्नमेंट को तभी मानती है जब उनके आंखों के सामने ठीक हो। तो पिछले दिनों गवर्नमेंट ने 4 पेशेंट दिए और 3 दिन का टाइम दिया। उनमें से जो ज्यादातर पेशेंट ऐसे थे जो इतने बीमार कि ऐसा लग रहा था शायद ये मर ही जाएंगे। और अच्छा। हाँ, और तब महाराष्ट्र को गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जलगांव की बात कर रहा हूँ, तब हमारे साथी डॉक्टर नीलेश एंड डॉक्टर पल्लवी पाटिल, जो कि वहीं के निवासी हैं, उन्होंने 3 दिन के मौके को लिया, 9, 10 एंड 11, और 3 दिन में ही उन्होंने डाइट दिया, 3 स्टेप डाइट, जो लिक्विड एंड फ्लूइड डाइट होता है, मौसमी के जूस एंड नारियल पानी का। और चौथे दिन उनका ब्लड सैंपल, उनका कोविड सैंपल लिया गया, कोरोना सैंपल लिया गया माउथ एंड उससे, और उस सैंपल से दोबारा टेस्ट किया गया, और उसके बाद आरटीपीसीआर टेस्ट से, और उसके 2 दिन बाद उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया 14 तारीख को। और रिजल्ट ये था कि 4 में से 3 लोग ठीक हो चुके थे सिम्टोमेटिकली भी, और कोरोना नेगेटिव भी आ गया। और जो चौथी थी सिम्टोमेटिकली वो ठीक थी लेकिन कोरोना नेगेटिव नहीं आया, वो उसका कोरोना पॉजिटिव आया। अभी मैंने पूछा था, वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन अब कुछ दिन बाद दोबारा टेस्ट लेंगे और तब मैं आगे बताऊंगा। तो ये फिर उन्होंने एक सर्टिफिकेट बना के दिया हमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लेटर से, और वो सर्टिफिकेट के साथ मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, सबके लिए, ये बताने के लिए अगर कभी आपको कोरोना के सिम्टम होते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो 3 स्टेप फॉलो कीजिए, 3 दिन का इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, जैसे आप पहले थे वैसे हो जाएगा। सर, लॉकडाउन अब तो 5 चल रहा है, काफी स्टेट ने इसको बढ़ाने की बात कर रही है। अब लॉकडाउन के चलते हुआ क्या है, जो इवन जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज भी हैं, सबके अंदर मेंटल प्रेशर आ रहा है, जनता के अंदर आ ही रहा है, और कुछ आपने देखा भी अखबारों में 2-3 दिनों के अंदर ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो क्या आपका डीआईपी डाइट या कुछ और सलाह देना चाहेंगे जिससे मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज को सॉल्व किया जा सके, कुछ हद तक टैकल कर सके? देखिए, हाँ, टैकल कर सकते हैं इसको। अब हर एक का ना एक थ्रेशोल्ड होता है, लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड। जैसे मैं डीआईपी डाइट में खुद हूँ कई सालों से, लेकिन मेरा खुद का भी एक टॉलरेंस है, मेरा खुद का भी एक थ्रेशोल्ड है। हो सकता है कि मैं उतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ूंगा जितना कोई और नहीं होगा, मैं उतनी जल्दी डिप्रेस नहीं होगा जितना कोई और डिप्रेस हो जाएगा जितनी जल्दी। लेकिन एक बार आते आते फिर अति हो जाती है, तो फिर इंसान की मृत्यु हो सकती है, वो डिप्रेस हो सकता है, वो बीमार हो सकता है, होना ही। आफ्टर ऑल हम ह्यूमंस हैं, राइट, हम भी पेरिशेबल हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से डराया गया पिछले 6 महीने में, जिस तरह से लोगों की जो एक फ्रीडम चली गई, फ्रीडम, अभी देखिए, अगर हम सोचे कि मॉल में जाके मूवी देखने को मिलेगा, तो लगता है कि कितनी बड़ी बात है, जबकि एक टाइम पे ये फॉर ग्रांटेड लेते थे। जो भी इंसान जो काम करना चाहता है वो ही काम वो कर पा रहा है, ये कितनी बड़ी फ्रीडम है, ये आज एहसास हो रहा है। अब तो हम सब अपनी देश में अपने घर में जेल की तरफ बन रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग दिमाग वाला इंसान हो, कोई कितनी भी स्ट्रॉन्ग डाइट क्यों ना हो, वो लंबे समय तक उसको स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकता, इस तरह के अगर माहौल बना के रख दिया जाए। तो हाँ, डीआईपी डाइट से थोड़ा मेंटल कंडीशन बेटर हो सकता है, लेकिन जो मेंटल कंडीशन यहाँ तक पहुँचाने का जो जिम्मेवार है, जो कॉज है, वो कॉज को हटाना पड़ेगा। वो कॉज जब तक नहीं हटेगा तब तक सोल्यूशन नहीं है। कॉज तो यही है कि इंसान की फ्रीडम छिन गई है। जैसे फ्रीडम भारत में छिनी है, वैसे दुनिया में कहीं तो नहीं छिनी। लॉकडाउन तो हर जगह हुआ है। जिस तरह की फ्रीडम, जैसे यूएस में भी अगर आप चाहें तो मास्क नहीं लगा के जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो यूके में आप चाहें तो पिकनिक भी कर सकते थे लॉकडाउन के दौरान, आप तो खैर कर ही सकते हैं, राइट। और एक्सरसाइज करते वक्त
मास्क लगाना जरूरी नहीं, बल्कि मास्क लगाना मना है। मैं छोटे छोटे बातें बता रहा हूँ। तो घर बैठेंगे तो भी 80% सैलरी मिलेगी आपको, खाली घर बैठेंगे तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसा लॉकडाउन भारत में हुआ ऐसे कहीं नहीं हुआ। और इतना ज़्यादा अगर दबा दिया जाएगा किसी को, डरा दिया जाएगा किसी को, तो दुनिया की कोई डाइट उसे बचा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। वो घुट घुट के मरेगा, कुछ लोग पहले मरेंगे, कुछ लोग बाद में मरेंगे। तो हाँ, तब तक के लिए DIP डाइट थोड़े दिन और सस्टेन करने के लिए जरूर आप ट्राई करें। सर, अंतिम प्रश्न, जिससे भारतीय जनता बड़ी त्रस्त है। करीब 90 दिनों से भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल बड़ा गड़बड़ है। तो अर्थव्यवस्था जो है, इंडियन इकोनॉमी पटरी पे कब आने की संभावना है आपके हिसाब से? आप भी काफी लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, तो आपका क्या अपना टेक है इसमें? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अर्थव्यवस्था बंद है क्योंकि हमारे कारखाने बंद हैं, बंद करा दिए गए हैं, नंबर 1। ऊपर से कोरोना का डर तो जो सता रहा है, चाहे वो इमेजिनरी डर हो, लेकिन हमें बॉर्डर में भी डर है। बॉर्डर में राइट, चाइना जो भी आप देख रहे हैं अभी, इसमें अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं किसी को, सबको सब कुछ पता है। और ऐसे में हमारा ध्यान है कि अपना अर्थव्यवस्था कैसे संभालें। और एक बात ये भी आ रही है कि हम चाइना का सामान ना यूज़ करें, उसके ऐप सारे हम डिलीट कर दें। आप प्लीज़ चाइना का सारा ऐप डिलीट कर दीजिए, लेकिन याद रखिए ऐसा कोई ऐप नहीं है जो चाइना का नहीं है, चाहे वो पेटीएम हो, वो फ्लिपकार्ट हो, वो ओला हो, वो ओयो हो, सारे में तो चाइना का शेयर है। तो इवन अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 1100 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दिया है रेल कोच बनाने का, चाइना को दिया है कॉन्ट्रैक्ट 1100 करोड़ का, राइट। तो बोलने का मतलब है कि जितने तरीके हो सकते हैं देश को खराब करने का, वो सारे तरीके चल रहे हैं अभी। और इससे रिवाइव होने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है या था, वो ये कि आयुर्वेद में अगर कोरोना का इलाज मिल जाता, जो मिल गया है, 30 मई को मिल गया आयुर्वेद से इलाज, जिसमें 586 लोग ठीक हो गए, एक भी इंसान मरा नहीं, सब घर चले गए। लेकिन वो जो इलाज है, आई एम श्योर आप में से जितने लोग सुन रहे हैं शायद ही आपको पता होगा, क्योंकि वो इलाज को दबा दिया गया। अगर उस इलाज को दबाने की जगह उसको जग जाहिर करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ऐसा होता कि पूरे दुनिया के लोग हमसे दवा खरीदते, और जो कि वेट कर रहे हैं दवाई का, वैक्सीन का। और दवाई हमारे देश में भी लोग खरीदते, पूरे वर्ल्ड में लोग खरीदते, आयुर्वेद ऊपर आ जाता। और ऐसा ही हुआ मेडागास्कर के साथ। मेडागास्कर ने अप्रैल महीने में दवा लॉन्च कर दी, सिर्फ 2 पेशेंट पे ट्राई करके, 2 पेशेंट पे, और 2 पेशेंट पे ट्राई करके दवा लॉन्च कर दिया। तो वो दवा पूरे अफ्रीकन कंट्री में खरीदा। हालांकि मेडागास्कर तो छोटा सा देश है, ना ही उनका जो पद्धति है नेचुरल थेरेपी का उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा तो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद ही हमें बचा सकता था या फिर बचा सकता है, लेकिन आयुर्वेद को दबा दिया गया है। पिछले 5 महीने से दबाया जा रहा है, हर हालत में दबाया जा रहा है। तो ये तो एक सोची समझे तरीके से कोशिश है कि आयुर्वेद को दबा दो, चाइना को भरपूर कॉन्ट्रैक्ट दो, और देश को इसी बात में उलझा दो कि उनके कुछ ऐप को ना यूज़ किया जाए और उनके सामान ना खरीदा जाए। तो ये देश के लोगों को उलझा दिया गया ताकि हम अपना दिमाग यूज़ करें। तो हमारे पास तो 140 करोड़ दिमाग है, तो ऐसे अगर सारे के सारे दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे तो क्या कमी हो सकती है हमें? कौन सी ऐसी चीज़ें जो भारत में नहीं है? उसके बावजूद भी आज लोग डिप्रेस्ड हैं, आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं। चाहे कोई अमीर आत्महत्या कर रहा है, कोई फेमस आदमी कर रहा है, या कोई नॉर्मल सड़क वाला आदमी कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देश का जो हाल आज है, शायद इंडिपेंडेंस से पहले भी ऐसा रहा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आयुर्वेद इसका जवाब हो सकता था, क्लियरली जवाब हो सकता था। ऐसा एग्जाम्पल कम से कम दुनिया में एक कंट्री ने साबित किया है, मेडागास्कर ने। तंजानिया ने भी ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। और भारत एक बड़ा देश है और वो कर सकता था, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया, किसने होने नहीं दिया, ये सारी बातें तो ऑडियंस को पूछनी चाहिए। आप ही तो देश के निवासी हैं। और याद रखिए, जो आज बाकी 30 करोड़, 40 करोड़ या 50 करोड़ जनता के साथ हो रहा है, कि उनको ये नहीं पता कि एक हफ्ते बाद का खाना कहाँ से आएगा, उसके पैसे, तो वो धीरे धीरे आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। और तब हम क्या करेंगे, ये आज ही सोचने की जरूरत है, हम सबको सोचने की जरूरत है। अंतिम प्रश्न, छोटा सा प्रश्न, कि 1946 में बोरे कमेटी ने जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया था, ब्लूप्रिंट तैयार करने को दिया था कि कैसे कैसे देश में हेल्थ सर्विसेज कैसे डेवलप करें। उस समय भी उन्होंने कहा था एक सोशल ओरिएंटेशन ऑफ फिजिशियंस होना चाहिए, हमें सोशल फिजिशियंस तैयार करने चाहिए।
तो क्या हमें लग रहा है हमारे फिजिशियन सोशल हैं? हमें तो लगता है नहीं, सिस्टम दिखाई नहीं पड़ते। देखिए मतलब मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात कहूँ जहाँ तक, जब भी हम तो फिजिशियन, आपके हिसाब से क्या सोशल फिजिशियन है हमारी कंट्री के अंदर नहीं जो ऐसा, सोशल इसको पास हो? हाँ जब भी आप फिजिशियन बोलते हैं तो एक मॉडर्न फिजिशियन ही दिमाग में आता है एक आम आदमी को, क्योंकि उन्हीं का दबदबा है 99% या 98%, क्योंकि जी गवर्नमेंट का बजट भी 98% है, जो हेल्थ बजट है वो मॉडर्न मेडिसिन को है, 2% हेल्थ बजट है वो आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, यूनानी, योगा, उन सबको है 2%। तो 98% तो सब्सटेंशियल होता है, लगभग 100% जो मानिए इसको। तो वो बड़े कमर्शलाइज्ड लोग हैं, वो बिल्कुल रोबोटिक लोग हैं। उनको हर पेशेंट में एक कस्टमर दिखाई देता है, हर पेशेंट एक कॉमोडिटी दिखाई देता है, हर पेशेंट अपना अगला इंस्टॉलमेंट दिखाई देता है। और दैट इज व्हाट इज द सोशल स्टेटस ऑफ अ डॉक्टर। सारे डॉक्टर अच्छे हैं कि बुरे हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट है उनको कंट्रोल करने वाला ऊपर जो है, वो तो सारे छोटे छोटे मोहरे हैं। वो मोहरों को जैसे गाइडेंस मिलती है, वो अपना दिमाग को स्विच ऑफ करके एज ए मशीन लग जाते हैं। इस तरह कि अगर वो खुद भी बीमार पड़ेंगे तो शायद अपने ऊपर भी वही सारा सिस्टम लागू कर देंगे जो अपने पेशेंट के लिए बोलते हैं। तो उनको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, उन्होंने अपने दिमाग के दरवाजे हम सबके बंद कर सकते हैं। तो 1946 में जो बोला गया वो सब चीज़ें अभी तो होते हुए कुछ दिख नहीं रहा, उसका उल्टा जरूर हो रहा है। तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर्स को जागना होगा, जो कि गहरी नींद में सोए हैं और वो पूरी तरह कमर्शलाइज्ड हैं और भुगत भी रहे हैं। और क्योंकि आज से पहले का आंकड़ा अगर देखेंगे तो सुसाइड की बात चली, सबसे ज़्यादा सुसाइड डॉक्टरों में है, स्ट्रेस उनमें ज़्यादा है। देखिए जैसा भी हम दुनिया के लिए करेंगे घूम फिर के वैसा हमारे साथ भी होने वाला है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। फिर चाहे हम हमारा स्टेटस कुछ भी हो, हम डॉक्टर हों या फिर हम कोई बिजनेसमैन हो या जो भी इंसान हो, तो टिट फॉर टैट तो होता ही है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो एक रूपरेखा बनाई गई थी, सोची गई थी भारत की, वो रूपरेखा है नहीं, और जो भी है ये बहुत ही डेंजरस है। आने वाले दिन बहुत खतरनाक होने वाले हैं अगर ये सब कुछ ऐसे चलता रहा तो। ये सब चीज़ थम सकता है, एक आम आदमी थमा सकता है, आप और हम मिलके, क्योंकि यही दुनिया की देश की होप है और कुछ भी। सर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर मेगा हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा किसी पे। ये लोग सब मेडिकल टूरिज्म के पे काम कर रहे हैं। अभी मैं कई मीटिंग्स मेरे को अटेंड करने का मौका मिला। आयुर्वेद मिनिस्ट्री भी शायद मेडिकल टूरिज्म के बारे में जो अपेक्स हॉस्पिटल अभी उन्होंने बनाया है कंट्री के अंदर, वहां पर बड़ी बात चल रही है। तो आपका क्या ऐसा मानना है कि मेडिकल टूरिज्म से कुछ आयुर्वेद सेक्टर को फायदा मिलेगा, कुछ बजट आएगा, कुछ ट्रेनिंग्स का होगा या आदान प्रदान होगा नॉलेज का? देखिए मेरे खुद के सेंटर हैं, मलेशिया में है, वियतनाम में है, सिंगापुर में है, स्विट्जरलैंड में, जहाँ जहाँ मेरे सेंटर हैं, जहाँ जहाँ हमारे पेशेंट हैं। और पेशेंट तो खैर पूरे देश में अलग, दुनिया में अलग अलग जगह हैं। मैंने देखा है कि इवन वियतनाम में, मलेशिया में, हर जगह आयुर्वेद सेंटर हैं। हर एक जगह आयुर्वेद की डिमांड है कि लोग यहाँ आते हैं, सीख के जाते हैं, यहाँ से दवाइयाँ लेते हैं, वहाँ जाके उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर यहाँ पे टूरिज्म में आयुर्वेद को बूस्ट करेंगे तो जो लोग अपने अपने देश में पद्धति ले जाके उसको करते हैं, तो या नेचुरोपैथी भी करते हैं, शिरोधारा वगैरह कितने ज़्यादा पॉपुलर है वियतनाम में। वो उनको शिरोधारा वर्ड पता है और वो वहाँ पे गली गली में है। योगा गली गली में, लिटरली गली गली में। जितना योगा यहाँ पॉपुलर नहीं है उतना योगा स्टूडियो हो ची मिन्ह शहर में जाएंगे उतना पॉपुलर है। यहाँ के प्रैक्टिशनर को भी वहाँ हायर करते हैं, यहाँ जाके वो अच्छा बसते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग दुनिया में इसके प्रति जो रुझान है वो बहुत है। शायद आयुर्वेद का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा होगा और दे लुक फॉरवर्ड। लेकिन भारत में आयुर्वेद को प्रचार नहीं किया गया है, उसको दबाया गया है। अगर टूरिज्म में आयुर्वेद को इंक्लूड करेंगे तो वर्ल्ड भारत की तरफ जाएगा और आयुर्वेद को भी अपने देश में ले जाएंगे जैसा ले जा रहे हैं, और आयुर्वेद के लिए इस देश में जाएंगे, जाहिर सी बात है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपकी अपनी विभाग राय देने के लिए। इससे लग रहा है हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होगा और कई चीजें उनको समझने में मदद मिलेगी। जो ड्रग्स की बात चल रही है, इंटरनेशनल एजेंसीज का यू टर्न की बात आपने कई विस्तार से बताया और काफी क्लियर किया लोगों को। मुझे लग रहा है काफी मदद मिलेगी हमें आयुर्वेदिक फिजिशियंस को भी, एलोपैथिक सिस्टम के मेडिसिन के लोगों को भी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ आपका समय निकालने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू, नमस्कार।